फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सुशील श्रेष्ठ वार्म वेलकम करता हूं और अपने एक न्यू सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आए हैं और करंट ईयर कंपाइलेशन एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे डिस्कस किया है प्रीलिम्स और मेंस में। कुछ वीक में ऐसे इवेंट्स होते हैं जो रेगुलर रिपीट होते हैं, जैसे कोई भी डिस्प्यूट नेशनल और इंटरनेशनल, तो वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिंगल लाइन होती हैं। दोनों को हमने कवर किया है। बहुत सारे करंट अफेयर्स की वेब दुनिया में साइट्स हैं, लेकिन वो बहुत बोझिल हो जाती हैं और बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है जो एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं होता है। हमारी एक कोशिश है कि हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस करंट अफेयर्स को डिस्कस करें। हमने वही किया है। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ साथ हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब हम चलते हैं 1 जून टू 7 जून तक जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं उनको डिस्कस करें। अब हम चलते हैं वन बाय वन एक एक न्यूज़ पर। फर्स्ट जो न्यूज़ हमने लिया है, अंडर द कोरोना पेंडेमिक पीएम ने जो एफर्ट किया हर क्लास को एक रिलीफ देने का, उस कंबाइंड रिलीफ का नाम है पीएम गरीब कल्याण योजना। इस पीएम गरीब कल्याण योजना में ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ये इन्वॉल्व हैं जिनको इस कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस हुआ है और उनकी नौकरी या उनके जीवनचर्या पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो पहला है हेल्थ केयर वर्कर, क्योंकि ये रिस्क पर हैं कोरोना के लिए, इसलिए इस पीएम गरीब कल्याण योजना में उनको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया गया। और जो पुअर हैं फूड ग्रेन्स के लिए, उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत एक्स्ट्रा 5 kg ऑफ वीट और राइस और 1 kg ऑफ पल्सेस दिए जाएंगे। जो थर्ड इफेक्टेड ग्रुप है वो मनरेगा वर्कर्स का है। उनके वेजेस को इंक्रीज़ किया गया 182 रुपीज़ पर डे से 202 रुपये। ये एक तरीके से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। फिर जनधन योजना अकाउंट्स होल्डर जो थे वो भी कहीं ना कहीं पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी आते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम से उनको भी 500 रुपये पर मंथ दिए गए और ये अगले 3 महीने दिए जाएंगे। फार्मर्स को जो कंट्रीब्यूट किया गया वो फ्रंट लोडिंग फार्मर्स को 2000 रुपये, उनको पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2000 रुपये की मदद दी गई। और जो उज्ज्वला बेनिफिशरीज थी, उज्ज्वला आपको याद होगा, उनको फ्री सिलेंडर दिए गए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। रही बात अब डिसेबल्ड पुअर विडोज और सीनियर सिटीजन्स को, उनको एक्स ग्रेशिया हेल्प दिया गया 100,000 रुपीज़ का। जो उनकी पेंशन स्कीम चल रही है उसी में 1000 रुपये सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर पर भी ध्यान दिया गया और वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया गया और इसमें जो रिलीफ फंड दी गई वो 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर के लिए दी गई। वेज अर्नर्स की बात है तो वेज अर्नर्स जो 15,000 से नीचे मंथ में, जो उनकी सैलरी 15,000 रुपये से नीचे थी और कोई ऐसा फॉर्म जो 100 वर्कर्स तक से नीचे का रखता हो, उनके पीएफ फंड में 24% कंट्रीब्यूट करेगी कौन? सरकार। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार ने पूरी तरीके से हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कवर करने की कोशिश की कोरोना पेंडेमिक के दौरान। फिर आत्मनिर्भर भारत योजना, जैसा कि सभी को पता है कोरोना का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमिक डिग्रेडेशन पे हुआ। हमारे जीडीपी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा तो प्रधानमंत्री की एक योजना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंस इन इकोनॉमी पर आए। इसीलिए एक योजना चली आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें सेल्फ रिलायंस लाना है इकोनॉमी में और इसमें 5 पिलर्स पर ध्यान देना है। हमें अपनी इकोनॉमी को अपग्रेड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड, बिल्डिंग्स, स्टील, एनर्जी, जो इकोनॉमी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। और साथ साथ विदाउट टेक्नोलॉजी हम कोप विथ नहीं कर सकते। 21st सेंचुरी में जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है उसको भी हमें अपग्रेड करना होगा। साथ साथ हमें डिमांड क्रिएट करनी होगी। मार्केट में अगर डिमांड नहीं क्रिएट होगी तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है वो ऑटोमोशन पे नहीं आएगा। और डिमांड क्रिएट करने के लिए हमें लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी होगी। फिर उसके बाद वाइब्रेंट डेमोग्राफी, क्योंकि डेमोग्राफी में हमें स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी। हमारी डेमोग्राफी, आबादी हमारे ऊपर बोझ न बने। अगर हमारी पॉपुलेशन जो स्किल्ड वर्कर की होगी और जिसमें टेक्निकल इनोवेशन ज़्यादा होगा तो वाइब्रेंट डेमोग्राफी होती है। इन 5 चीज़ों को मिलाकर आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात चल रही है। और इसमें हमें ज़रूरी क्या है? इसमें एम्फेसिस दिया गया लैंड पर, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री लगेगी तो लैंड चाहिए। फिर स्किल्ड लेबर चाहिए, हाथ में लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब परचेजिंग पावर, और एक तरीके से रिफॉर्मेटिव लॉ चाहिए।
उसके बाद ये जो पैकेज दिया गया पेंडेमिक में वो 20 लाख करोड़ का दिया गया और ये ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री रिसोर्सेज ऑलमोस्ट 10% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया के हैं। अब इस पैकेज में एमएसएमई को भी शामिल किया गया, घरेलू उद्योगों को भी शामिल किया गया, मध्यम वर्ग को भी शामिल किया गया और जो प्रवासी माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं और साथ साथ इंडस्ट्री को भी शामिल किया। तो ये कम्युलेटिव इफर्ट किया गया भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। एक बुरी खबर आई निसर्ग साइक्लोन। निसर्ग साइक्लोन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो इंडियन ओशन के अरेबियन सी में आया और इसने महाराष्ट्र और गुजरात को हिट किया, बॉम्बे को हिट किया और जो निसर्ग नाम रखा है वो बांग्लादेश ने नाम रखा है और इसका मतलब होता है नेचर। अब आप देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जियोग्राफी का कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लॉकवाइज चलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये काउंटर क्लॉकवाइज ही क्यों चलते हैं, और ज़्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो इंडियन ओशन में आते हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, लेकिन इस बार वो अरेबियन सी में क्यों आए। तो साइक्लोन, ये साइक्लोन का फिगर है। जब ओशन वाटर गर्म हो जाता है, गर्म होने पे फैलने लगता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है और ये हवाएं जो हमेशा साइक्लोन के सेंटर में लो प्रेशर होता है उसको भरने के लिए हवाएं भीतर, बाहर से भीतर की तरफ दौड़ती हैं, क्योंकि हवा का जो फ्लो होता है वो हाई से लो की तरफ होता है। इस तरह से समुद्र के किनारे पर जब ये साइक्लोन टकराता है तो बारिश होती है और डिवास्टेटिंग कंडीशन होती है, जैसा कि आपने बॉम्बे में देखा। उसके बाद एक स्वदेश इनिशिएटिव योजना भी लाई है। ये जो स्वदेश इनिशिएटिव योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक ज्वाइंट वेंचर योजना है स्वदेश योजना। इसका उद्देश्य क्या है, क्वालिफाइड सिटीजन का डाटाबेस तैयार करना, जिससे जो डेवलप्ड कंट्री हैं या हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड क्रिएट हो फॉरेन कंपनी में, उनको ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई किए जा सकें। उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप आरबीआई ने उठाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उठाया है और आरबीआई भी चाहती है कि जो इंडियन इकोनॉमी में डिग्रेडेशन है उसको जल्दी से फुलफिल कर लिया जाए और इंडियन इकोनॉमी एक बूम पर आए और वो चलनी शुरू करे, उसके बाद दौड़नी शुरू करे। इसके लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। क्यों? क्योंकि अब हमने देखा कि ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट लोगों के भरोसेमंद रहे लॉकडाउन के दौरान। इस डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट के सपने को पूरा करने के लिए आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पीआईडीएफ बनाया। इसका एम क्या है? इसका जो एम है वो पॉइंट ऑफ सेल पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, फिजिकल और डिजिटल टायर 3 को टायर 6 तक ले जाना है और ये सेंटर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर भी लागू होना है। ये एक पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है, जैसा मैंने बताया पॉइंट ऑफ सेल का मतलब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है। ये भुगतान और निस्तारण की व्यवस्था है और ये 2019 से 2021 के बीच में इसे कर देना है। ये एक नीति आयोग की एडवाइजरी काउंसिल थी उसके साथ साथ, और इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा और मैनेज कौन करेगा? आरबीआई। और ये भारत के डिजिटल इंडिया के सपने को पुश करके भारत की इकोनॉमी को आगे ले जाएगी। उसके बाद एक रेगुलर डे आता है 5 जून को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण बहुत ज़्यादा शुद्ध हुआ क्योंकि ह्यूमन जो पोल्यूशन इंटरवेंशन था, आर्टिफिशियल पोल्यूशन था, वो कम हुआ। ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ईच ईयर। इस साल की थीम है टाइम फॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर। और ये होस्ट कहाँ हुआ? कोलंबिया, और इसका पार्टनरशिप था जर्मनी। तो आप हमेशा याद रखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और भारत में इसे क्या है, वन और पर्यावरण मंत्रालय सेलिब्रेट करता है। फर्दर जो इंफॉर्मेशन है वो है वर्ल्ड्स बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। याद रखिएगा ये एग्जाम के लिए नया है और महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड्स बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020। ये कौन रिलीज करता है? ग्लोबल इनोवेशन मैपिंग एंड रिसर्च कंपनी, जिसका नाम है स्टार्टअप ब्लिंक। याद रखिएगा स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ये रैंकिंग तैयार की जाती है। टॉप पे यूनाइटेड स्टेट है, इस रैंकिंग के टॉप पे यूनाइटेड स्टेट है। इंडिया की रैंकिंग 23rd है और 4 सिटीज जो इंडिया के हैं वो टॉप 20 में आए हुए हैं। इसमें बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली और हैदराबाद शामिल है। जो फर्दर हमारा न्यूज चलता है वो फर्दर आगे जो न्यूज है वो आई कमिट इनिशिएटिव है।
उस इनिशिएटिव की बात करते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर 5 जून को ये लॉन्च किया गया और ये इंडिविजुअल के साथ साथ जो भी इन्वायरमेंट के स्टेक होल्डर हैं उनको मिलकर पूरा करना है। और इसका जो मेन कंसर्न है वह एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता पे है, नवीनीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी पर है, उसकी सस्टेनेबिलिटी सततता पर है, अवेलेबिलिटी पर है, और स्ट्रांग रोबस्ट और आत्मनिर्भर एनर्जी इकोसिस्टम की तरफ है, ताकि भविष्य में हमें क्लीन एनर्जी मिले, रेगुलर मिले, इफिशिएंट मिले और रिन्यूएबल नवीनीकृत ऊर्जा मिले। तो इसका मतलब आई कमिट इनिशिएटिव का मतलब एनर्जी से रिलेटेड है। और ये किसके द्वारा रन किया जाएगा? एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड EESL के द्वारा ये लागू किया जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। टेक्नोलॉजी में इस वीक एक नई टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन फ्यूल को लेके हुई है। फ्यूचर फ्यूल हम कहते हैं हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी है। जो हमें हाइड्रोजन मिलना है और ऑक्सीजन, वो H2O वाटर के कंपोनेंट होते हैं, उसको अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेगी। इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है। अभी तक हम प्लेटिनम यूज़ करते थे और वो प्लेटिनम बड़ा एक्सपेंसिव कैटालिस्ट था, इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल या जो हाइड्रोजन सेल बन पा रही थी उसमें मुश्किल आ रही थी। अब मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड एक ऐसा कैटालिस्ट आया है जो इजीली पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दे रहा है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत महंगा नहीं है। तो एक फ्यूचर उम्मीद जगी है हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी की। अभी आपने समाचारों में पढ़ा कि मूडी ने इंडिया की रेटिंग घटाई, ठीक, फिच ने इंडिया की रेटिंग घटाई। तो यहाँ से इकोनॉमी का एक क्वेश्चन बनता है कि क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है और उनकी स्कोरिंग कैसे होती है। तो हमने एक कोशिश की है लिस्ट में मूडी, S&P, फिच और DBRS, ये 4 फेमस एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो किसी भी देश और एजेंसी की क्रेडिट रेटिंग करती हैं। क्रेडिट रेटिंग रिलायबिलिटी से संबंध है। क्रेडिट रेटिंग, इसका मतलब इकोनॉमिक टर्म में अगर हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लें तो क्रेडिट रेटिंग एक संख्यात्मक व्याख्यान है, संख्यात्मक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, जिसका संबंध है ऋण भुगतान क्षमता। कोई अगर बरोवर उधार लेता है तो उसकी ऋण भुगतान क्षमता कितनी अच्छी है और वो फाइनेंशियल रेगुलेशन को कैसे पूरा कर पाता है। कोई व्यक्ति अगर ऋण लेता है तो उसकी भुगतान क्षमता अच्छी, मध्यम, खराब हो सकती है। इस रेटिंग को ही जो इंटरनेशनल एजेंसी बनाती है उसे हम क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। जो एजेंसीज अपने एक्सपर्ट और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के द्वारा इस वर्क में इन्वॉल्व हैं उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहते हैं। फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, ये सब वर्ल्ड की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। यहाँ AAA देख रहे हैं आप, फिर AA, इसका मतलब गुड से लेके ये रिस्क, जितना नीचे रेटिंग होती जाएगी रिस्क कवरेज बढ़ता जाएगा और डेट सर्विसिंग की क्षमता, ऋण को सेवा देने की क्षमता कम होती चली जाएगी और उसका कस्टमर बिलीफ कम होता चला जाएगा। फर्दर मोर हम आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, जो अवैधानिक तरीके से अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। आपको पता है फिशिंग किसी देश की इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है और इंडिया में फिशिंग, आप कोस्टल है, आप देख रहे हैं कोस्टल कंट्री में फिशिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है जीडीपी में। और ये 5 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे। जो इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग है वो 5 जून को मनाया गया। और अगर हम बात करें, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 14 टारगेट से उनमें से एक है। ये फिगर आपको 14 लाइफ बिलो वाटर दिखा रही है और ये यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FOA द्वारा ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज होता है और ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया 2018 में। फिर हम देखते हैं नगर वन स्कीम, फॉरेस्ट्री भी इकोनॉमी के साथ साथ इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। किसी भी देश की इकोनॉमी में फॉरेस्ट्री का योगदान है और साथ साथ वायुमंडल और इकोसिस्टम को ठीक करने में। गांवों में और जंगलों में तो वन तो होते हैं, लेकिन किसी भी सिटीज़ में वन का अगर हम रेशियो बढ़ाएं तो हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा होता है। यही इफर्ट नगर वन स्कीम के द्वारा किया गया है। नगर वन का मतलब यह अर्बन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, रूरल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। इसमें 200 अर्बन फॉरेस्ट की बात की गई है डेवलप करने की अगले 5 साल में और
साथ साथ अर्बन इकोसिस्टम को मैनेज करना, उसे प्रोटेक्ट करने का एक अवसर तलाशा जाएगा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लागू करना है। तो नगर वन स्कीम, ये इसका इंपॉर्टेंस रहा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट से आएंगे। फिर आजकल देख रहे हैं ग्लोबल इफर्ट हो रहा है, एक वैश्विक इफर्ट हो रहा है, ग्लोबल इफर्ट हो रहा है कि हम कोरोना की वैक्सीन को ढूंढें। और ढेर सारी बीमारियां ऐसी हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में रेगुलर आती रहती हैं, जिनको वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। तो ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 हुई। ये यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट किया ग्लोबल वैक्सीन समिट को, और इसमें वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात की गई। जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, आप देख रहे हो कोरोना भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, और ये ग्लोबल वैक्सीन समिट में इस पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से कोरोना की वैक्सीन को लाया जाए। इंडिया ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, और इंडिया एक ग्लोबल अलायंस है, इंडिया इसमें भागीदार है, इस ग्लोबल अलायंस में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का। अब ये पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है, ये पीपीपी पर बेस्ड है कि किसी भी तरह बच्चों को वैक्सीन दी जाए, और साथ साथ कोरोना पेंडेमिक से लड़ने के लिए किस तरह से वैक्सीन ग्लोबल इफर्ट से तैयार किया जाए, इसके लिए ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आप ध्यान में रखिएगा। एक बहुत बड़ी बात हुई, हम देखते हैं इंडिया कोस्टल है, और साथ साथ कोस्टल फ्लोरा और फना में नई नई चीजें ढूंढी जा रही हैं। यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी आप देखते हैं, जो भारत और श्रीलंका के मध्य में है, और यहाँ सेतुकराई एक प्लेस है। सेतु का मतलब आप देख रहे हो ब्रिज से है, पुल से है। तो गल्फ ऑफ मन्नार में जो सेतुकराई प्लेस है, वो माना जाता है कि भगवान राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं से ब्रिज बनाना शुरू किया था। यहाँ पर एक अजीब और नई स्पीसीज की स्कॉर्पियन फिश पाई गई है, जो अपने सराउंडिंग्स, वातावरण के अनुसार कलर बदल लेती है, ब्लेंडिंग कर लेती है, मिक्स कर लेती है, जिससे शिकारी उसे पहचान ना पाए। तो ये फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है सेतुकराई गल्फ ऑफ मन्नार में, वहाँ एक स्कॉर्पियन फिश की नई प्रजाति पाई गई है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर आते हैं इरावदी डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स हमेशा से चर्चा में रही हैं। एशिया में डॉल्फिन्स मैमल हैं, और ये ह्यूमन सपोर्टेड हैं। ये देखिए, ये ब्रैकिश वाटर में रहती हैं, कोस्टल वाटर्स में रहती हैं, रिवर माउथ में रहती हैं, और एस्चुअरीज में रहती हैं। अगर हम बात करें, ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में है, और इसको IUCN ने इंडेंजर्स लिस्ट में रखा है, ये खतरे में है। ये धीरे धीरे इंडेंजर्स के बाद अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगी। ये गंगा में पाई जाती हैं, मेकोंग में पाई जाती हैं, इरावदी में पाई जाती हैं। अब देखिए, एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो इरावदी डॉल्फिन से अलग हटकर इरावदी से पूछा जा सकता है। इरावदी का इंपॉर्टेंस, गंगा का इंपॉर्टेंस और मेकांग का इंपॉर्टेंस। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंफॉर्मेशन से हम जियोग्राफी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, गंगा, मेकोंग और इरावदी रिवर और इसकी इंपॉर्टेंस। और ये इंडिया में मोस्टली चिल्का लेक उड़ीसा में पाई जाती हैं, तो चिल्का लेक भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फर्दर एक देखिए, अब लेबर फोर्स, किसी भी देश की इकोनॉमी में लेबर फोर्स एक ह्यूमन रिसोर्स का काम करता है, क्योंकि आउटपुट, किसी रॉ मटेरियल को आउटपुट को चेंज करने में लेबर फोर्स का योगदान है। इसलिए किसी भी देश को ये पता होना चाहिए कि उसका लेबर फोर्स स्किल्ड है कितना, सेमी स्किल्ड है, अर्बन लेबर फोर्स कितना है और रूरल लेबर फोर्स कितना है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और इंडिया में इसे करता कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ये जारी करता है। देखिए, हर 3 मंथ्स के इंटरवल पर ये करंट वीकली स्टेटस के आधार पर अर्बन लेबर फोर्स सर्वे को जारी करता है, और एनुअल लेवल पर रूरल फोर्स को जारी करता है। इसमें कई इंडिकेटर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के, पॉपुलेशन कितनी है और पॉपुलेशन रेशियो में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है। तो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन जारी करता है? NSO जारी करता है। ये अर्बन लेबर फोर्स के से भी रिलेटेड है और रूरल लेबर फोर्स से भी रिलेटेड है। अर्बन वाला 3 मंथ्स पे जारी होता है करंट वीकली स्टेटस पर, और रूरल एनुअली। अब आगे हम चलते हैं वन लाइनर न्यूज पे। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड बैंक ने जारी की, ये एक है। फिर सिंगल लाइन इंफॉर्मेशन है। देखिए, जो एशियन फुटबॉल से रिलेटेड वुमेन्स एशिया कप है, वो होस्ट करेगा इंडिया 2022 में। और फिर बिमल जुल्का कमेटी, ये कमेटी है बिमल जुल्का, जो
फिल्म इंडस्ट्री में जो भी लगे हुए लोग हैं फिल्म मीडिया यूनिट्स में, उनके रिहेबिलिटेशन को लेकर और रेशनलाइजेशन को लेकर बिमल जुल्का कमेटी है। और फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। तो पोर्ट ट्रस्ट, इंडिया के जितने पोर्ट ट्रस्ट हैं वो फिर से चर्चा में आ गए हैं और रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने होस्ट किया यूनिक ट्विन समिट। ट्विन समिट का मतलब है फेस टू फेस, ठीक है ना, फेस टू फेस। और ये ट्विन समिट जो होस्ट हुआ वो 2021 में। ट्विन समिट एक वर्चुअल समिट है और फेस टू फेस होता है, और इसका जो थीम है ग्रेट रिसेट, और ये कहाँ, दावोस स्विट्जरलैंड में टू बी हेल्ड होने वाला है ये। और हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा चर्चा में है आजकल, क्योंकि कई देशों ने भारत से हाइड्रोक्लोरोक्विन लिया। ये एंटी मलेरियल मेडिसिन है और रिसर्च चल रहे हैं कि क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना के संक्रमण को रोकने में सहायक है। फिर उसके बाद ये कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और ये झेलम नदी पर बन रहा है, झेलम रिवर पर। और इसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों स्टेक होल्डर हैं और इंडिया इस पे ऑब्जेक्ट कर रहा है क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी में है। तो कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स झेलम रिवर पर है। फिर उसके बाद G7, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, G7 को एक्सपेंड करने की चर्चा ट्रंप ने की और G7 को कन्वर्ट करके वो G10 और G11 करने की बात कर रहे हैं। और G7 जो डेवलप्ड इकोनॉमी वाले कंट्रीब्यूशन वाले कंट्री थे उनसे उनका एक ग्रुप है। इसको G10 और G11 में तो बढ़ेगा कौन? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने एक प्रपोजल दिया है जिसको हम बोलते हैं D10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज को। चाइना के 5G टेक्नोलॉजी को रेसिस्ट करने के लिए और चाइनीज मोनोपोली को तोड़ने के लिए यूके ने जो प्रपोज्ड किया वो D10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज का है, जो एक तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लीड करने और चाइना की मोनोपोली को कम करने के लिए है। फर्दर मोर, अब हम आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, रेगुलर मंथ, 15 डेज और 20 डेज ये न्यूज में बने हुए हैं। ये किसी भी व्यक्ति को जानने चाहिए और ये डिस्क्रिप्टिव हैं। सबसे पहले हम आते हैं इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। देखिए, इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में कुछ उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। एक तो हमें अक्साई चीन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अक्साई चीन का एरिया जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, फिर पेगोंग लेक और फिर काराकोरम पास। आप लगातार इसे न्यूज़पेपर और मीडिया में देख रहे हैं। देखिए, ये जो डिस्प्यूट है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड है। देखिए, 1865 में इस डिस्प्यूट को निपटाने के लिए एक जॉनसन लाइन बनाई गई थी जो अक्साई चीन एरिया को जम्मू कश्मीर में शामिल करती है। याद रखिए, जॉनसन लाइन ने जो डिस्प्यूट सेट किया था उसके द्वारा अक्साई चीन हमारे जम्मू और कश्मीर रीजन का हिस्सा था। फिर मैकटर्नी मैकडोनाल्ड लाइन 1893 में आई, उसने भी इस डिस्प्यूट को सेट करने की बात की। और 1947 में जो पोजीशन थी हमारी वो अक्साई चीन इंडिया का पार्ट था। यहां आप देख रहे हैं ये एरिया, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। यहां आप देखिए दौलत बेग ओल्डी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये सियाचिन है, इस तरीके से काराकोरम पास है। तो हमारे कई मैप हैं जिसके माध्यम से हम इस डिस्प्यूट को समझेंगे। देखिए, सेकंड जो डिस्प्यूट है वो अरुणाचल प्रदेश को लेके है। मैकमोहन लाइन सेट हुआ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन लाइन 1913 to 14 ये इंडिया तिब्बत की बाउंड्री बनाती है। फिर चाइना से हमारा 1962 में वार हुआ। फिर नाथुला और चोला क्लैशेस हुए 1967 में, जिसमें इंडियन आर्मी ने बुरी तरह से चाइनीज आर्मी को डिफीट दिया, जिसे कम लोग जानते हैं। फिर 2017 में डोकलाम मिलिट्री स्टैंड ऑफ या डिस्प्यूट हुआ। इस पूरे डिस्प्यूट को समझने के लिए हमें करंट सिनेरियो में जाना होगा। करंट सिनेरियो में जो पेगोंग लेक है उसकी सिचुएशन आप जानिए। ये आपको लेक दिखाई दे रही है, ये लेक LAC से होके जाती है और ये इंडिया का हिस्सा है और चाइना का। इस तरह से ये LAC बताता है कि ये जो लेक है वो दो तरह से इंडिया और चाइना में बटा हुआ है। जो लेक है वो LAC से क्रॉस करती है और तिब्बत के ईस्टर्न पार्ट में। फिर से मैं मैप में दिखा रहा हूँ, ये छोटी लेक नहीं है, इसका एरिया 700 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 4250 मीटर हाइट 13,940 फीट है और ये ग्लेशियर लेक है। देख रहे हैं, ये भारत के हिस्से में है और ये चीन के हिस्से में है।
और साथ साथ अब इस डिस्प्यूट में आप देखेंगे कि कई बार मीडिया में आता होगा फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 8। ये फिंगर क्या मतलब है? लेक चूंकि ग्लेशियर है इसलिए यहाँ कई रिज लाइन है, तो फिंगर्स का मतलब रिज लाइन से है। वो रिज लाइन जो एक दूसरे से 3 से 5 किलोमीटर दूरी पर होती हैं उन्हीं को फिंगर बोला जा रहा है। इसीलिए अगर फिंगर 3 बोला जाए तो एक रिज लाइन है, फिंगर 2 और 3 में 3 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो फिंगर यहाँ रिज लाइन को डिनोट करती है। अकॉर्डिंग टू इंडिया फिंगर 4 पर LAC है और अभी जो चाइनीज फोर्सेस हैं वो फिंगर 4 तक आ गई हैं और चाइनीज कह रहा है कि इंडिया फिंगर 2 तक जाए, लेकिन इंडिया का कहना है कि पहले की तरह पेट्रोलिंग हो और इंडिया फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोल करे। इस तरह से ये करंट डिस्प्यूट है, ठीक। और क्यों? क्योंकि इंडियन पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक जाती थी। तो आप फिंगर का मतलब समझ में होंगे कि फिंगर 8 फिंगर 2 क्या है। पूरे इंडो चाइना डिस्प्यूट को समझने के लिए हमने एक यहां मैप दिया है। आप देखिए इंडो चाइना डिस्प्यूट, ये लद्दाख क्षेत्र है। अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है लद्दाख, फिर उसके बाद हिमाचल में है और फिर उत्तराखंड में है, क्योंकि हमारी बाउंड्री एक हो गया अक्साई चीन जिसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर आप पूरे डिस्प्यूट को एक साथ समराइज करेंगे तो वो लद्दाख के ये क्षेत्र हैं जो डिस्प्यूट में आते हैं, इसमें लेक भी आ गई देख रहे हैं, और ये सारा, फिर हिमाचल में सिपकिला और ये सारा, फिर उसके बाद उत्तराखंड। इसका मतलब हम अगर बात करें तो नेपाल के दोनों फ्रंट पर अगर हम लद्दाख, अक्साई चीन, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड ये एक साइड के डिस्प्यूटेड हैं, फिर उसी तरह से पूर्वी साइड में जाएंगे ईस्टर्न साइड में तो अरुणाचल प्रदेश के ये डिस्प्यूटेड एरिया हैं। इन डिस्प्यूट्स को हमें सेटल करना है चीन के साथ। तो चीन जब वर्ल्ड प्रेशर आता है या कोई बात आती है या उसकी इंटरनल इकोनॉमी या इंटरनल पॉलिटिक्स जब भी डिस्टर्ब होती है तो वो भारत के इन क्षेत्रों पर प्रेशर बनाकर एक डिस्प्यूट क्रिएट करता है और ग्लोबल मीडिया का अटेंशन लेता है। अब देखिए इसी के कंसर्न में गलवान वैली भी चर्चा में आई। एक गलवान रिवर है, गलवान वैली गलवान रिवर बनाती है जो अक्साई चीन से निकलती है और लद्दाख तक जाती है, और लद्दाख के ईस्टर्न साइड में है काराकोरम रेंज के पास। काराकोरम रेंज के पास जो गलवान रिवर है वो श्योक में मिल जाती है और श्योक इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इस तरह से गलवान वैली के बारे में भी आप किसी को बता सकते हैं और समझ सकते हैं, और एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस में इसे आप कवर कर सकते हैं। इन द लाइकवाइज मैनर भारत का नेपाल के साथ भी करंट डिस्प्यूट चल रहा है। ये डिस्प्यूट तब एराइज हुआ जब भारत ने 2 UTIs बनाई, एक लद्दाख और JNK, और नया मैप जारी किया। जब भारत ने अपना नया मैप जारी किया तो उसने फिर नेपाल ने इस नए मैप पे ऑब्जेक्शन किया और कालापानी एरिया को डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर किया। ये रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है, इसलिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और IR के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडो चाइना रिलेशन, इंडो नेपाल रिलेशन, ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी आते हैं, इंटरव्यू में भी आते हैं, जियोग्राफी के भी क्वेश्चन है, सारे लॉ और पासेज पूछे जा सकते हैं, रिवर्स पूछे जाते हैं, काराकोरम लद्दाख जास्कर भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो भूगोल के लिए एक महत्वपूर्ण है, साथ साथ करंट डिस्प्यूट। देखिए करंट डिस्प्यूट, ये जो कालापानी है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है उत्तराखंड में, और ये जंक्शन है, यहाँ 3 देशों का जंक्शन है, इंडिया का, ईस्ट से चाइना आता है और साउथ से नेपाल आता है। तो ये ट्राई जंक्शन है, ये ट्राई जंक्शन एरिया इंडिया, चाइना और नेपाल को जोड़ता है और ये स्लाइस की तरह है। इसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी ये एरिया आते हैं। ये लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है भारत और नेपाल के बीच में। इसको आप इस मैप से समझ सकते हैं। यहाँ मानसरोवर लेक, राक्षस लेक जो चाइना का पार्ट है, और ये रिवर काली है, काली नदी, ये विवाद का जो पॉइंट है रिवर काली है यहाँ पे, और ये धारचूला है और ये पिथौरागढ़ है। इस तरह से हम इस डिस्प्यूट का एक मैप दे रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखिएगा। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत और नेपाल के बीच में जब ब्रिटिश एम्पायर था तो संगौली या सुगौली की संधि हुई थी, जिससे कुमायूं गढ़वाल का वेस्ट एरिया भारत के पास आया था और सिक्किम ईस्ट में वो भारत के पास चला गया था, और नेपाल ने इस पर अपना क्लेम छोड़ दिया था। अब काली रिवर एक डिस्प्यूट है, काली रिवर को लेकर डिस्प्यूट है, और जो काली रिवर का ओरिजिन है वो डिस्प्यूट है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग काली रिवर का जो वेस्ट पार्ट है वो इंडिया में है। नेपाल ये मानता है कि काली रिवर का जो ओरिजिन है वो लिम्पाधुरिया एरिया में है जो नेपाल में पड़ता है, लेकिन इंडिया का मानना यह है कि रिवर काली जो है वो काला पानी से रिलेटेड है, और इस ट्रीटी के अनुसार रिवर काली का वेस्ट पार्ट जो काला पानी है वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। तो ये रहा डिस्प्यूट।
अब फिर लिपुलेख पास को लेके डिस्प्यूट है। ये जो लिपुलेख पास का डिस्प्यूट है, ये जो मीडिया के अनुसार और जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उनके अनुसार ये डिस्प्यूट नेपाल ने चाइना के प्रेशर में उठाया है, क्योंकि दोनों में एक कम्युनिस्ट सरकार है। तो नेपाल के उकसाने पर, जैसा कि डिफेंस एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, लिपुलेख डिस्प्यूट क्यों? क्योंकि इंडिया लिपुलेख पास के थ्रू एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो लिपुलेख इंडिया को कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने से, और साथ साथ लिपुलेख में जब हम कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वो मिलिट्री स्ट्रेटेजिकल पॉइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चीन स्वयं इंटरप्ट तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसने नेपाल को एक तरीके से एक हिंट दिया कि वो लिपुलेख को एक डिस्प्यूटेड एरिया बनाए। तो नेपाल ने अपना नया मैप जारी किया और चाइना के उस पर एक नया डिस्प्यूट एराइज किया। हालांकि ये नहीं है, लेकिन चाइना की वजह से ये डिस्प्यूट चर्चा में है। इस तरह से हमने देखा कि हमने पूरी तरीके से सिंगल लाइनर, करंट, इंटरव्यू, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट, इन सबको कवर किया। तो आप वेट करिए अगले वीक का, फिर हम अपने नए इंटरप्रिटेटिव, इनोवेटिव, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अपने इस लेक्चर के साथ फिर आपके सामने आएंगे। फ्रेंड्स, हमने कंपाइल किया पूरा 1 से 7 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, नेशनल और इंटरनेशनल को, और ये एफर्ट हम रेगुलर करते रहेंगे। आप इसको ध्यान से सुने और साथ साथ नोटबुक भी बनाएं, लिखते भी जाएं, जिससे आपका अपना कंपाइलेशन तैयार हो। मेरा दावा है एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इस कंपाइलेशन से बाहर नहीं रहेगा। आप हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।